हेलो एवरीवन, हम लोग फिर से एक नए लेक्चर की ओर आज चलेंगे। लेकिन आज आपके लिए कुछ पहले इंपॉर्टेंट नोटिस है, पहले वो सुन लीजिए। उसके बाद इस टेस्ट के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और जो हम लोग नाम वगैरह अनाउंसमेंट होता है वो करेंगे। आज का जो आपके लिए नोटिस है वो ये है कि अभी तक जो आप फिजिक्स का वीडियो लेक्चर देख रहे थे उस चैनल का नाम था एडुकेटरी फिजिक्स। पहले उस चैनल का नाम था एडुकेटरी पीसीएमई, लेकिन हमने उसको पीसीएमई से चेंज करके उसका नाम कर दिया एडुकेटरी फिजिक्स। और इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ फिजिक्स का ही लेक्चर अपलोड हो रहा था, इंग्लिश के लिए अलग चैनल है, मैथमेटिक्स जूम ऐप पे हो रहा है। और अभी जस्ट एक दिन पहले हम लोगों ने एक कॉमन चैनल बनाया है जिसका नाम है एडुकेटरी बीटा, और इसमें सबसे पहला लेक्चर जो है वो केमिस्ट्री का अपलोड हुआ होगा। तो हम लोग की प्लानिंग ये है कि हम लोग पुराने सारे चैनल्स को तो रखेंगे ही, लेकिन मैक्सिमम जो लेक्चर होगा वो हम लोग अपलोड करेंगे एडुकेटरी बीटा में, क्योंकि ये मेन चैनल होगा हमारे कोचिंग का। यानी फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या इंग्लिश का हो, जो भी लेक्चर होगा वो मैक्सिमम लेक्चर आपको मिलेगा किस पे, एडुकेटरी बीटा पे। तो जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि फिजिक्स का भी वीडियो कुछ दिनों के बाद हो सकता है किसी पे अपलोड हो, फिजिक्स का भी वीडियो। तो उसका मतलब ये नहीं है कि इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, इसको भी सब्सक्राइब किए हुए रहना है, साथ ही साथ इसको भी सब्सक्राइब कर लेना है। आप अगर टाइप करोगे यूट्यूब पे तो ये चैनल आ जाएगा एडुकेटरी बीटा, उसको सब्सक्राइब करके रख लेना। जो भी इस चैनल के सब्सक्राइबर है, मतलब हमारे चैनल के लगभग जितने भी सब्सक्राइबर हैं 350 करोड़, तो वो सभी लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको एक ही चैनल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश का सारा वीडियो प्लेलिस्ट में बना बना के मिल जाएगा। तो आपको आसानी होगी वीडियोस को देखने में। और इसको अनसब्सक्राइब इसलिए नहीं करना है, मतलब इसको भी सब्सक्राइब करके रखे हुए रहना है। हो सकता है किसी कंडीशन में अगर मान लीजिए सब लोग एक जगह मिलकर नहीं बना पाए वीडियो, तो फिर हम लोग ला करके अलग अलग इंडिविजुअली जैसे अपलोड करते थे। लेकिन अब आप इसको सब्सक्राइब किए हुए हैं, आप इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके फ्यूचर के लिए बेहतर है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए, हमने लास्ट टेस्ट में आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन में कहा यह गया था हमारे पास में दो प्लेट है, एक प्लेट ये दूसरा प्लेट ये, और उन दोनों प्लेट के बीच में एक ऑयल ड्रॉप था जिसके ऊपर में 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो मास था वो गिवन था कितना, 3 × 10⁻18 kg। और ये जो हमारा ऑयल ड्रॉप था वो स्टेशनरी था। तो सबसे पहले तो देखो, जब भी सॉल्व करते हो क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में उसको सॉल्व करना और समझना, ताकि अगले को समझ में आए। स्टेशनरी कहने का मतलब इसके ऊपर जितना भी फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो एक फोर्स तो फिक्स है वेट, तो वेट तो हमेशा कहां लगेगा, नीचे की ओर। mg कहां लगेगा, नीचे की ओर। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, क्योंकि देखो चार्ज है इसके ऊपर, 10 इलेक्ट्रॉन्स का इसके ऊपर चार्ज है, और प्लस और माइनस प्लेट के बीच में रखा हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस। चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज का फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। यानी इस पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स वो लगेगा ऊपर की ओर, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा और mg कहां लगेगा, नीचे। यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो सिचुएशन हमें दे रखा था उसके हिसाब से जो हमारा Fe है ना वो बैलेंस करेगा किसको, mg को। और सभी लोगों को पता होगा Fe यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका वैल्यू होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका वैल्यू कितना होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर किसके हो जाएगा, mg के। चार्ज, तो चार्ज कितने के बराबर है, 10 इलेक्ट्रॉन था इसके अंदर, तो चार्ज हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब बारी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, वो तो दिया हुआ नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने आंसर दिया। इस क्वेश्चन को नहीं बनने का कारण सीधा यही होगा कि आपकी कैसा सवाल आप किए हो, तो आप खोज रहे होगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो हमने आपको पढ़ाया था E इक्वल्स टू होता है -dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अब चूंकि dV का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको इस क्वेश्चन में निकालना है, और dr का मतलब होता है डिस्टेंस। तो सीधा सा मतलब है कि प्लस और माइनस जहां से जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां तक की दूरी तो दे रखी है ना, तो यही हमारा dr हो जाएगा। या इसे आप सिंपली मैग्नीट्यूड में, अगर आप चाहें तो सिंपली मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं वोल्टेज हमारा डिस्टेंस, ये हो गया इन मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में लिखना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डायरेक्टली वोल्टेज बाई जितनी दूर में वो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना गैप है उससे भी डिफाइन करते हैं, E बराबर V/d। तो आपको निकालना तो वोल्टेज है, तो E के जगह पे हम रख देते हैं V बटा में
डी आई इक्वल्स टू एम जी। अब यहाँ पे v का वैल्यू आपको निकालना है, तो v बराबर हो जाएगा एम जी इंटू डी अब बटा में 10e। चलिए अब वैल्यूज को क्या करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। मास का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर -16, g का वैल्यू 10 हो गया, डिस्टेंस कितना था हमारा 16 mm, तो इसको मीटर में चेंज कर लो, और बाई 10 e का वैल्यू कितना हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब यहां से देखो क्या होगा, ये हो गया 16, तो 16 से ये 16 क्या हो गया कैंसिल, और ये 16 और 3 19, तो 16 और 3 19 कैंसिल, 3 इंटू 10 कितना बचा यानी कि 30 वोल्ट। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा 30 वोल्ट। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। पहले आप इसे नोट कर लो, फिर हम आपको बता देते हैं किनका किनका आंसर सही था। चलिए पहले हम आपके सामने उन बच्चों के नाम रख देते हैं जिन्होंने इस टेस्ट का क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया था। उनका नाम है सनी कुमार, गौरी शंकर, नुसरत, शुभम, प्रेम प्रकाश, सीनू, जया कुमारी, नेहा, प्रीति, अभिषेक कश्यप, खुशी, राज श्रीवास्तव, शिखा, अनु, खुशबू, विवेक, साहित्य राज, अनीसा, हर्षिता मौर्य, अनुराधा, साक्षी, काजल, मानसी, खुशी, रितिका, अनु, निधि, सुरभि, अमन कुमार, चंदन, रवि कुमार, सुमित, और कुछ लोगों ने अच्छा ट्राई किया था, मोनू, प्रिंस, वैष्णवी, और जिसने सबसे पहले आंसर दिया था बहुत कम टाइम में, अच्छा आंसर था उसका, विनर होगा आज का। उसका नाम हम लिख देते हैं बोर्ड पे, उसका नाम है सनी कुमार। इनका आंसर सबसे पहले आया था, तो इस टेस्ट के विनर हो जाएंगे ये। अब हम लोग आज के इस लेक्चर को शुरू करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट के एग्जाम में, और जिस टॉपिक पे हम लोग पहले बात कर चुके हैं उन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी तक सीखा है, न्यूमेरिकल उस पर किया नहीं है या बहुत कम किया है। क्वेश्चन बड़ा इजी है, और क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो उसको बनाना भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन बोर्ड पे आपके लिखा हुआ है 3 चार्जेस Q प्लस Q एंड प्लस Q प्लस कैपिटल Q प्लस स्मॉल q और प्लस स्मॉल q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल। एक राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि यहां पे 90 डिग्री राइट एंगल, और आइसोस्केलेस मतलब हो जाए कि ये दोनों साइड बराबर। यानी अगर हम इसको नाम दे दे A, इसको नाम दे दे B और इसको नाम दे दे C, तो सीधा सा मतलब है कि AB जो होगा वो बराबर होगा किसके BC के। तो अगर ये A है तो ये भी क्या हो जाएगा AB बराबर किसके BC, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √a² प्लस a², यानी सीधा मतलब है कि इसका वैल्यू हो जाएगा a√2। तो चलिए यहां तक तो हो गया। एज शोन इन फिगर द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज 0। देखो मेन बात यहां पे ही है कि टोटल एनर्जी क्या कहता है कि 0 है। तो हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया है, कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने बताया था मेथड, उसी मेथड को यूज करना है। और इस क्वेश्चन में पहले ही कह दिया गया कि एनर्जी क्या है 0, यानी इस सिस्टम में 3 चार्ज है, 3 चार्ज से मिलकर ये सिस्टम बना है। पहले ये तीनों चार्ज कहां रहे होंगे इन्फिनिटी पे, जहां पे उनका इनिशियल एनर्जी 0। अब यहां पे जब ये आए तो तीनों मिलकर फिर से एनर्जी यहाँ पे क्या है 0 है। तो अगर इनकी एनर्जी 0 हो तो कैपिटल Q का किस वैल्यू के लिए इन तीनों का एनर्जी 0 होना चाहिए। आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। याद करिएगा हमने कहा था जब कभी भी आपको एनर्जी कैलकुलेट करना हो या एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 3 चार्ज का सिस्टम हो या 4 चार्ज का सिस्टम हो या 2 चार्ज का सिस्टम हो, हमें करना बस सिंपल सा बात यह है कि हमें पहले मान लेना है कि यहां पे कोई चार्ज है नहीं, ठीक है, और बारी बारी से तीनों चार्ज को लेकर आना है। तो तीनों चार्ज को इन्फिनिटी से इसकी पोजीशन तक लाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जितना आप वर्क करोगे, ठीक है, वर्क करोगे, जितना आप वहां पे वर्क करोगे वही वर्क जो है इस सिस्टम का क्या बन जाएगा, एनर्जी बन जाएगा। ये हमने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। तो अब आपकी मर्जी है कि आप इस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हो। तो हमने आपको जो स्टेप सिखाया है उसको फॉलो कीजिएगा, देखिए 2-3 लाइन में बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो इस सिस्टम का एनर्जी होना कितना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि सिस्टम में कोई चार्ज है ही नहीं, ठीक है, और याद करिएगा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है,
दो चार्ज के बीच की एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0। ठीक है, दोनों चार्ज को क्या करते थे, गुना Q1 Q2, अब बटा में दूरी यानी कि R। ये फॉर्मूला होता था दोनों के बीच का दूरी यानी कि R12। इस 1/4πε0 को आप कैसे भी लिख सकते हो। मान लो अभी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, मान लिया यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है। सबसे पहले हम मान लो चार्ज ए पर लेकर के आए, हमें नेट एनर्जी चाहिए सिस्टम का, तो सबसे पहले हम ए पर लेकर आएंगे चार्ज को, तो वर्क कुछ करना पड़ेगा। तो चूंकि आप ए पे चार्ज को लेकर आओगे, पहले से कोई मौजूद नहीं रहेगा, तो आपको पता है कि उसके लिए वर्क यानी कि एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद देखो ए पे चार्ज आ चुका है, अब आपकी मर्जी है आप बी पे लाओ चार्ज या सी पे लाओ। तो जब तुम बी पे चार्ज लाओगे और सी वाला ए वाला चार्ज मौजूद है, तो बी को जब लाओगे, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज बी इन प्रेजेंस ऑफ चार्ज ए, कुछ ना कुछ तो वर्क आपको करना पड़ेगा। यानी ये जो फॉर्मूला है, चार्ज 1 और 2, यहाँ पे बी का चार्ज हो जाएगा और ए का चार्ज, ये फॉर्मूला यहां लगेगा। तो चलिए ए का चार्ज आ चुका, बी का आ चुका, आप कौन लाएंगे, सी को। तो जब तुम सी को लाओगे तो ऑलरेडी यहाँ पे दो चार्ज तो आ चुका है, दो लोग रह रहे हैं, दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। यानी सी को लाने में ए के लिए भी वर्क होगा और सी पर चार्ज को लाने के लिए बी के लिए भी वर्क होगा। अब हम लोग यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए ए को लाने में कोई वर्क किया गया नहीं, 0, क्योंकि जब ए आया था तो कोई पहले से मौजूद था नहीं। अब क्या करते हैं, आपने बी को लाया ए के प्रेजेंस में, बी आया किसके प्रेजेंस में, ए के प्रेजेंस में, यानी सोर्स चार्ज हो गया ए, बी हो गया टेस्ट चार्ज। तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पोटेंशियल इनटू चार्ज, नहीं तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज कीजिए। फॉर्मूला कहता है कांस्टेंट लिख लीजिए 1/4πε0 और दोनों जगह का चार्ज लीजिए। तो बी का चार्ज लेंगे और ए का चार्ज। तो बी पर का चार्ज कितना है, प्लस कैपिटल क्यू, और ए पर का चार्ज कितना है, स्मॉल कैपिटल क्यू, बाई दूरी ए से लेके कहां तक, बी तक, ए और बी के बीच का दूरी तो यही होगा, प्लस अब सी को लाइए ए के अगेंस्ट, तो 1/4πε0। अब चार्ज सी का लेंगे और ए का लेंगे, तो सी का चार्ज भी कितना हो गया, स्मॉल क्यू, और ए का चार्ज कितना हो गया, वो भी है स्मॉल क्यू, और डिवाइडेड बाई अब दूरी ए से लेके कहां तक, सी तक, ए सी, प्लस अब वर्क सी को लाने में बी के अगेंस्ट, सी को लाए तो बी भी मौजूद था, बी पे चार्ज है कितना, क्यू, और जो हमने लाया बी पे चार्ज वो कितना है, स्मॉल क्यू, और अब दूरी होगा बी से कहां तक, सी तक। अब सवाल कहता है कि पूरे कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी क्या है, 0, यानी हम सिंपली इसको क्या पुट कर सकते हैं, टोटल एनर्जी को 0, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल एनर्जी जो है, यही ना यू है, ये टोटल एनर्जी है, यूटी टोटल एनर्जी, ये हमारा क्या है, 0 है। तो जैसे ही इसको 0 करोगे ये भी 0 है। यहां से क्या क्या कॉमन निकल सकता है वो देखते हैं। तो देखिए यहां से 1/4πε0 कॉमन निकल जाएगा और सब जगह स्मॉल क्यू है वो भी कॉमन निकल जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पे कैपिटल क्यू बाई दूरी ए बी, तो ए से लेकर के बी तक की दूरी है स्मॉल ए, ठीक है, प्लस यहां पे एक क्यू बाहर आया है तो एक क्यू अंदर में रहेगा। अब ए से सी तक की दूरी तो फिर से क्या है, ए, और प्लस यहां पे स्मॉल क्यू बाहर जा चुका है, बचा क्या, कैपिटल क्यू, और बी से सी तक की दूरी a√2। देखो तो यहां पर सब में a भी कॉमन आ गया, यहां पे a भी कॉमन है, तो हम एक काम करते हैं, इन सभी a को कहां ले लेते हैं, बाहर। तो अगर इन सभी a को तुम बाहर ले लोगे तो देखो क्या बचेगा, ऐसा कुछ बचेगा, सभी का सभी a कहां चला है, बाहर, ठीक है। और चूंकि ये सब कॉमन और इधर ये टर्म 0 है, तो ये जाके फिल की सबका सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहां पे अब रह क्या जाएगा, q प्लस q बाई √2, ठीक है। तो आप एक काम करो, यहां से एलसीएम भी ले सकते हो, एलसीएम लोगे तो √2 हमारा कहां चला आएगा, बाहर, और वो भी जाके क्या हो जाएगा, 0। तो एक स्टेप कर लेते हैं यहां से, 0 बराबर 1/4πε0 q बाई a, ये स्टेप हम कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ज्यादा ना हो। ऐसे हम लोग डायरेक्ट भी जा सकते थे। तो यहां हो जाएगा √2q, यहां पर भी हो जाएगा √2 स्मॉल q, और यहां पे हो जाएगा कैपिटल Q। फिर से ये √2 कहां चला आएगा, बाहर, और ये सारा का सारा टर्म क्या हो गया, 0। तो हमारे पास में बचा क्या, √2 कैपिटल Q, √2 स्मॉल q, अब प्लस कैपिटल Q, और ये सारा का सारा टर्म क्या हो चुका है, 0। √2q
प्लस क्यू, और ये सारा का सारा टर्म हमारा क्या हो चुका है 0। अब यहां से हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहां से यहां पे भी कैपिटल क्यू है और यहां पे भी कैपिटल क्यू है, तो क्यों ना इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से कैपिटल क्यू को कॉमन निकाल दिया जाए। तो कैपिटल क्यू अगर कॉमन चला जाएगा तो अंदर में बच जाएगा √2 + 1, और यहां पे बच जाएगा प्लस का √2 क्यू। अब बराबर में क्या हो गया 0। हमें चाहिए किसका वैल्यू, कैपिटल क्यू का। तो कैपिटल क्यू बराबर यहां से क्या निकला वो देखिए, कैपिटल क्यू बराबर यहां से हो गया √2 क्यू डिवाइडेड बाई √2 + 1। और चूंकि वो उस साइड गया है तो साइन क्या लगेगा माइनस का, साइन क्या लगेगा माइनस का। ऑप्शन में देखा जाए तो 3 माइनस में आंसर है 1 प्लस में, तो अब ये तो होगा नहीं, माइनस वाला ही आंसर होगा। लेकिन अभी कोई ऑप्शन हमसे मैच कर नहीं रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज कीजिए। हम एक काम कर देते हैं, ऊपर नीचे √2 से गुना और डिवाइड करा देते हैं। तो ये √2 और 2 यहां से क्या बन जाएगा बोलिए 2 माइनस का 2 क्यू आ रहा है, और ये √2 + 1, तो ये √2 × √2 ये हो गया 2, और 1 × √2 ये कितना हो गया √2। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सेकंड। तो ये आपका नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन था, जो कि आपके +2 के बेसिक कॉन्सेप्ट से, जो कि हमने आपको बताया था, इजीली सॉल्व हो गया। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके सामने बोर्ड पे फिर से क्वेश्चन लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT 2005 में, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। नीट से पहले इसका नाम यही था। और क्वेश्चन जो है हमने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उससे भी रिलेटेड है, आपको पता चलेगा। क्वेश्चन कहता है एज पर गिवन फिगर अ पॉइंट चार्ज प्लस स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन O। मतलब हमने एक चार्ज प्लस क्यू को ओरिजिन पे रख दिया। अब कहता है फाइंड द वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज, फाइंड द वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम A to B। A का कोऑर्डिनेट 0A मतलब y एक्सिस पे है दूरी, और ये है B, इसका कोऑर्डिनेट A0। तो देखो जो कोऑर्डिनेट होता है जिस एक्सिस का, वही ओरिजिन से दूरी होता है। तो यहां का कोऑर्डिनेट है A और 0, मतलब O से लेकर के B तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी A, और इसका देखिए y कोऑर्डिनेट A है, तो y एक्सिस पे इसकी भी दूरी कितनी हो गई A। अब कहता है हमें चार्ज को माइनस क्यू चार्ज को लेकर आना है A से कहां तक B तक। हमें कितना वर्क करना हो, हमें कितना वर्क करना हो, कहां से कहां तक जाने में, A से B तक जाने। याद करो हमने आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझाया था जब, तो हमने आपको बताया था कि जब किसी चार्ज को दो फाइनाइट पॉइंट्स के बीच में मूव कराते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, तो वहीं पे वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज बन जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सारे एग्जांपल भी देखे। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट कर करता है, सोर्स चार्ज। तो यहां पे सोर्स चार्ज कौन है, जो पहले से मौजूद है, यानी कि ओरिजिन वाला चार्ज। ये हो गया कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज। और जिसे आपने मूव कराया माइनस क्यू, ये कैसा चार्ज हो गया, टेस्ट चार्ज। ठीक है, कहां से कहां लाना है, तो हमें लाना है A से B। तो हमें वर्क निकालना है, वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम A से B। तो जब तुम A से B जाते थे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां लेते थे, B से A। बोले थे ना कि अगर हमें डिफाइन करना हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड A, VB माइनस VA, तो हम देखेंगे कितना हमें काम करना पड़ा A से B। ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, शायद लेक्चर नंबर 2 में बताया था। तो जो लोग नहीं देखे एक बार देख लेना। अगर पॉइंट B और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं, तो हमें वर्क लेना होगा A से कहां तक, B तक, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब यहां पे जो टेस्ट चार्ज है वो माइनस क्यू है, ये हमारा होता था टेस्ट चार्ज। तो ये हमने लिखा डेफिनेशन से। अब हम लोग क्या करते हैं, सिचुएशन को, जो सिचुएशन उसको यहां पे सेट करते हैं। पहले हमें निकालना होगा VB, फिर हमें निकालना होगा VA। तो देखो तो जरा VB बराबर क्या आता है और VA बराबर क्या आता है। फॉर्मूला होता है पोटेंशियल निकालने का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सोर्स चार्ज, पोटेंशियल में कैसा चार्ज होता है, सोर्स चार्ज विद साइन। तो सोर्स चार्ज है प्लस स्मॉल, अब बाई दूरी। तो देखिए तो जरा हमें B का पोटेंशियल लेना है, B का पोटेंशियल लेना है। किसके कारण है पोटेंशियल,
ओरिजिन पर रखे हुए चार्ज के कारण, मतलब जो पोटेंशियल है वो ओ पे रखे हुए चार्ज के कारण, ठीक है। तो ओ से बी तक का दूरी कितना होगा, स्मॉल ए। ओ से बी तक का दूरी कितना होगा, स्मॉल ए। अब हमें ए पर पोटेंशियल लेना है, कहां पे, क्योंकि देखो ये जो सोर्स चार्ज है ना वो कुछ पोटेंशियल बी पे भी क्रिएट करेगा, ठीक है, और कुछ पोटेंशियल ए पे भी क्रिएट करेगा, दोनों जगह। तो हमने ओ पे रखे हुए चार्ज के कारण बी का पोटेंशियल निकाल लिया। अब हम ओ पे रखे हुए चार्ज के कारण कहां का पोटेंशियल निकालेंगे, ए का। फॉर्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन सोर्स चार्ज, फिर से वही, और दूरी देखो तो फिर से वही है, ठीक है। तो देखो तो दोनों जगह का दूरी क्या रहा, सेम। इसीलिए VB निकालो चाहे VA निकालो, क्या आ गया, सेम। यानी जितना VB है उतना ही क्या है, VA है। यानी जितना पोटेंशियल पॉइंट A का है उतना ही पोटेंशियल पॉइंट B का है। और हमने आपको समझाया था अगर किसी सरफेस पे दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सेम हो जाए तो वो कहलाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बराबर आया ना A का B का पोटेंशियल, तो कैसा सरफेस हो गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और हमने आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, याद करो। सबसे पहला ही शायद प्रॉपर्टी हमने आपको लिखवाया था कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को मूव कराने में कोई वर्क करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि वर्क बराबर देखा जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टेस्ट चार्ज गुना पोटेंशियल डिफरेंस, एंड देयर इज नो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। जितना VB उतना ही VA, यानी सीधा सीधा वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A टू B कितना हो जाएगा, VB माइनस VA, और इनटू में टेस्ट चार्ज कितना था भाई हमारा, -Q, ठीक है। चूंकि ये दोनों वैल्यू हमारा बराबर आ चुका है तो वर्क का वैल्यू क्या कह देंगे, 0। अब क्वेश्चन को एग्जाम में इतना लंबा प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है, भले ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल है, उसमें सीधा सीधा आप देख लेना। 2 पॉइंट की बात किया है पहली चीज तो, जहां देखना कि 2 पॉइंट की बात हो रही है और दूरी बराबर है, दूरी क्या है, बराबर, पोटेंशियल दोनों जगह उस सोर्स चार्ज क्या आ जाएगा, बराबर, वो हो जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। उतना आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा आंसर क्या कर देना, 0, ठीक है। तो अगर आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज जानते हैं तो आप इस तरह का क्वेश्चन उसको देखते इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम लोग चलते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन आया है CBSE बोर्ड में। ये क्वेश्चन कहां आया है, हम सबका एग्जाम का नाम आपको इसलिए बता देते हैं ताकि आपके ध्यान में ये बात रहे कि चाहे क्वेश्चन बोर्ड का आया हो चाहे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हो, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और अभी तक हमने जितना टॉपिक पढ़ाया है हर क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से लिया है ताकि आपका पीछे का कुछ पार्ट रिवीजन भी होता है। ये जस्ट इससे एक लेक्चर पीछे हमने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी डाइपोल को रोटेट करते हैं, कुछ उसके एंगुलर पोजीशन में चेंज आता है, तो जितना हम लोग वर्क करते हैं उसको रोटेट करने में, वही उस डाइपोल का बन जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये सवाल उसी पे बेस्ड है। सवाल कहता है हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके दोनों एंड पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज मैग्नीट्यूड में रखा हुआ है। तो डाइपोल है तो एक +1 माइक्रोकूलम होगा, एक -1 माइक्रोकूलम होगा। क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम। यानी एक छोटा सा फिगर बना लो, यहां पर हो जाएगा A और ये B, यहां हो गया 1 माइक्रोकूलम माइनस में, यहां हो गया प्लस में 1 माइक्रोकूलम। उसके बाद ये कहता है सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, ये जो दूरी है इन दोनों के बीच की ये 2 सेंटीमीटर है। सबको यूनिट में चेंज करेंगे SI में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें दिया हुआ है, हमें यहां पे E का वैल्यू दिया हुआ। सबसे पहले A पार्ट को सॉल्व करते हैं। E का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कहता है मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्टेड बाय द फील्ड ऑन द डाइपोल। चैप्टर नंबर 1, अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो टॉर्क लगता था, वो रोटेट होने लगता था, रोटेट होता था वो। लेकिन यहां पे कुछ एंगल वगैरह जिक्र नहीं है, सिर्फ कहता है फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क। तो हमने आपको बहुत सारा कंडीशन बताया था, उस कंडीशन का यूज कीजिए। हमने आपको बताया था एज वी नो टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E यानी कि PE sin थीटा। चूंकि वो कह रहा है कि मैक्सिमम टॉर्क निकालो और टॉर्क डिपेंड कर रहा है एंगल पर साइन के साथ, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है और कितने डिग्री पे होता है, ठीक है।
तो समझिएगा साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो +1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो कह रहा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम अगर कह रहा है मतलब वो कितना लेने को बोल रहा है, +1, यानी टॉर्क जब मैक्स होगा, ठीक है, व्हेन टॉर्क विल बी मैक्सिमम, साइन थीटा की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करेंगे, +1, यानी कि 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, 0 नहीं, 0 + 0 हो जाता है 90 डिग्री। तो ये तो हो गया +1, तो टॉ मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इंटू E, ठीक है। अब ये जो P होता है वो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसका वैल्यू होता है Q इंटू डाइपोल लेंथ, यानी कि 2a इंटू E। सारा वैल्यू तो दे रखा है। चार्ज का वैल्यू है कितना, 1 माइक्रोकूलम, किसी का भी मैग्नीट्यूड लेते थे तो 1 माइक्रोकूलम का मतलब हो गया 10⁻⁻6 कूलम। 1 माइक्रोकूलम में कितना कूलम होता है, 10⁻⁻6, और इंटू 2 डाइपोल लेंथ, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिए, 10⁻⁻ कितना हो गया, -2 मीटर में चेंज हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10⁵ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10⁵ सबको सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ 10 का पावर तो है, 6 और 2 8, 8 में से 5 गया तो कितना बचा, 3, यानी 2 इंटू 10⁻⁻3। सही है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। टॉर्क का यूनिट क्या होगा, है ना, तो टॉर्क होता क्या है, फोर्स और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी फोर्स का हो गया न्यूटन और दूरी का कितना हो गया, मीटर। तो हमने आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब क्वेश्चन के बी पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन का बी पार्ट कहता है द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू 180 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन 0। पिछला लेक्चर उसमें हमने आपको बताया था कि अगर किसी डाइपोल को रोटेट करते हैं 2 एंगल के बीच में, तो जितना हमें वर्क करना पड़ता है वही क्या होता है, वहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो हमें कैलकुलेट करना है। वर्क डन मतलब एनर्जी। वहां पे हमने आपको 2 फॉर्मूला दिया था। एक फॉर्मूला हमने आपको दिया था -PE cos थीटा, उसमें कंडीशन था कि इनिशियली मान लेना है कि वो 0 एनर्जी से शुरू हुआ है, मतलब वहां पे एंगल कितना है, 90 डिग्री। और हमने सिंपल कहा था कि जब एक ही एंगल दे तो ये फॉर्मूला यूज करना, लेकिन यहाँ पे एंगल 2 दिया है। कहां से कहां गए भाई, 180 गए 0 से, यानी इनिशियल एंगल 0 और फाइनल एंगल 180, तो 2 एंगल करके। तो यहां पे फॉर्मूला क्या यूज करोगे, पिछले हमने आपको लेक्चर में बताया था, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल का फॉर्मूला होता है, या वही एनर्जी का फॉर्मूला होता है PE cos θ1 मतलब इनिशियल एंगल माइनस cos θ2 यानी कि फाइनल एंगल। वेयर θ1 एंड हमने वहां पे शायद लिखा था θ0 इनिशियल एंगल को और θ फाइनल एंगल को, तो पहले θ1 हमने कर दिया इनिशियल और θ2 फाइनल, जहां पे कि θ1 जो है वो इनिशियल एंगल, θ2 हमारा फाइनल एंगल। हमारी समझ में सब कुछ दिया हुआ है, P का वैल्यू दिया हुआ है और E का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और अगर देखा जाए ना तो आपने जो कैलकुलेट किया था वो PE तो था, देखो साइन थीटा का वैल्यू 1 हो गया था, तो आपने क्या कैलकुलेट किया था, PE, ठीक है। तो PE का वैल्यू कितना हो जाएगा, चलो हम पूरा कुछ ही कर देते हैं। P का वैल्यू चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज हो गया 10⁻⁻6 और डिस्टेंस हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया P का वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 10⁵5। अब आते हैं cos θ1 मतलब 0 डिग्री से लेके cos 180 डिग्री, ठीक है। cos 0 का वैल्यू 1 और cos 180 का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस 1 1 कितना हो गया 2। तो इस वैल्यू को जो आया था बस खाली 2 से गुना कर दीजिए, तो एनर्जी का वैल्यू हो गया 4 × 10⁻³ एनर्जी कह लीजिए, वर्क डन कह लीजिए, जूल। तो ये है आपका सेकंड आंसर। तो यही तरीका था इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का। अच्छे से नोट कीजिए और खुद से बना के इन सारे सवालों को फिर से प्रैक्टिस कीजिए। एक नए टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए नए टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं, और हमारा जो नया टॉपिक है फिलहाल उसका नाम है कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हमें कंडक्टर के बारे में जानना है और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, हम जो भी बात करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के लिए,
हम लिख भी रखा है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ओनली, मतलब कंडक्टर की जो भी प्रॉपर्टी हम आपको बताएंगे किस कंडीशन के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के लिए, इलेक्ट्रोडायनामिक के लिए नहीं। ये बात एकदम अब दिमाग बैठा कर रखिए। सबसे पहले कंडक्टर का जो डेफिनेशन हमने पहले भी आपको लिखाया था, बोर्ड पे हमने एक बार फिर से लिख दिया है आपके लिए। कंडक्टर्स आर मटेरियल्स विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव फ्रीली इनसाइड द कंडक्टर। यानी कंडक्टर, जब भी हम कंडक्टर कहेंगे तो आप समझिएगा सॉलिड कंडक्टर की बात हो रही है, मेटल की बात हो रही है। तो कंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर लार्ज अमाउंट में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब वह अपने न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड नहीं होता है, वीकली बाउंड होता है। वीकली बाउंड होता है तो वो क्या कर सकता है, अंदर में मूव कर सकता है। इंसुलेटर में क्या होगा, उसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो टाइटली बाउंड नहीं होगा। होता तो है लेकिन टाइटली बाउंड होता है। तो टाइटली बाउंड होता है तो वो मूव नहीं कर सकता। तो मूव नहीं करेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं कर सकता है। तो आप लोग ऐसे भी डेफिनेशन देते हो, कंडक्टर वह होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर पाए, कंडक्ट कर पाए। देखिए, कंडक्टर को समझना है, उसकी प्रॉपर्टी को समझना है, क्योंकि इसके जस्ट बाद एक टॉपिक आएगा डाई इलेक्ट्रिक, जिसके बारे में थोड़ी सी बात हम लोगों ने पहले की है। डाई इलेक्ट्रिक कहने का मतलब इंसुलेटर। तो इंसुलेटर कौन होगा, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे, फ्यू अमाउंट में होंगे, इतने कम होंगे कि उनकी रहना और ना रहना हम लोग क्या समझ लेते हैं कि एक ही जैसा है, उसके अंदर कोई कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी नहीं। तीसरा टाइप आएगा सेमीकंडक्टर, जो आपको लास्ट में मिलेगा पढ़ने में। अभी आपको समझ लेना है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर को अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ये लिखने को आपको आएगा। कंडक्टर के बारे में समझाइए, उसकी प्रॉपर्टी को लिखिए, और इसका प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है सवालों को बनाने के लिए। भले ही यहाँ पे सवाल कम मिले, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल में आपको सवाल बहुत ज्यादा मिलेगा। सबसे पहला इसका जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, बहुत अच्छे से समझिएगा। हम यहां से शुरू कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज, और जो भी प्रॉपर्टीज है वो हम तब एक्सप्लेन कर रहे हैं, तब लिख रहे हैं जब हमने किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, तब क्या होगा तो समझिएगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor always remains zero। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। अब इस चीज को समझा कैसे जाए। मान लो मेरे पास में ये मार्कर कंडक्टर है, अगर इसे हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल भी दें, बाहर से है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इस कंडक्टर के अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इसे हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, समझ लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट के जरिए। देखिए, मान लीजिए हमारे पास में एक चार्ज्ड वायर है। मान लो ये पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब यदि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करेगा ना। ये अपना क्या क्रिएट कर लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसने क्या क्रिएट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पहले से क्रिएट किया हुआ है, पहले से मौजूद है, और हमने एक कंडक्टर लाया, इसके अंदर प्लेस कर दिया। मान लो हमने लाया एक कंडक्टर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाल दिया। ये किसी भी शेप का कोई भी कंडक्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारा कोई कंडक्टर है। अब जैसे ही इस कंडक्टर को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम डालोगे तो कह तो रहा है प्रॉपर्टी, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, मतलब कोई भी लाइंस ऑफ फोर्सेज इससे पास नहीं करेगा। क्यों ऐसा होगा तो समझिएगा। कंडक्टर के अंदर में फ्री कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले से मौजूद है, तो किसी इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, F बराबर QE। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है, चार्ज होगा -E इंटू, यानी जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा के अपोजिट। यानी इसके अंदर में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सब के सब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भागना शुरू कर देंगे, मतलब इस फेस पे आके जमना शुरू हो जाएगा। यानी इसके अंदर का जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उस पर फोर्स लगेगा। किधर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट।
और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कहां जमा होना शुरू हो जाएगा, इस फेस पे। ठीक है, इस फेस पे जमा होना शुरू हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जहां से चल करके आया, इलेक्ट्रॉन जहां से चल करके आया उस जगह पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग नेट चार्ज तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि पहले से तो कंडक्टर हमारा न्यूट्रल था। तो होना क्या चाहिए, आपका वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो अगर जीरो होना चाहिए तो जितना इलेक्ट्रॉन यहां से चल के आया है माइनस चार्ज, उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहां क्रिएट होगा, और उस पॉजिटिव को यहां से ई चल के आया सरफेस की तरफ, यहां क्या बन गया, प्लस। अब इस प्लस को फिल करने के लिए पीछे से इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन आता रहेगा इस फेस तक, पॉजिटिव पीछे की ओर बढ़ता चला जाएगा, यानी सारा का सारा जो पॉजिटिव है ना वो इस फेस पे जमा हो जाएगा। फिर से समझिए कैसे हुआ ये। हमने एक कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसके ऊपर फोर्स लगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इस फेस पे आकर के जमा हो गए, और जहां पे इलेक्ट्रॉन जिस जगह से इलेक्ट्रॉन यहां चले आए वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉन की कमी को आप पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हो, यानी इलेक्ट्रॉन जहां आया वहां नेगेटिव चार्ज, और जहां से आया था उतना ही उधर पॉजिटिव चार्ज। अब ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, तो समझना, यहां पर देखो, यहां हो गया माइनस चार्ज, यहां हो गया प्लस चार्ज। अब ये समझिएगा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये बाहर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसका दिशा है किधर, इधर है ना, मतलब दाहिनी तरफ। ठीक है, और इसके अंदर में जो प्लस माइनस क्रिएट हो गया वो उल्टा हो गया ना, इधर हो गया प्लस, इधर हो गया माइनस, और इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस हमेशा किधर होता है, प्लस से माइनस। तो जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ई इंटरनल है, अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी दिशा किधर होगी, उल्टा, दाहिने से बाएं। यानी एक्सटर्नल वाला है बाएं से दाहिने, अंदर वाला हो गया दाहिने से बाएं। ठीक है, तो ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रॉन को ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है कि तुम इस फेस पे जाओ, अब प्लस को कह रहा है तुम यहां पे रहो, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सबको कहां भेज देगा, इस सरफेस पे। यानी एक वक्त ऐसा आएगा कि शुरू में तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कम होगा, तो जब तक ये कम होगा तब तक तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो रुकेगा नहीं ना। अगर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मजबूत है, तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सारा का सारा इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आता रहेगा, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है, और ये उतना मजबूत है नहीं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक पाए। जो इंड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना मजबूत है नहीं कि फ्लो को रोक पाए। जब वो उसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर जब वो हो जाएगा, तो वो इसके फ्लो को रोक देगा। तब तक सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इधर जमा हो चुका होगा और प्लस इधर जमा हो चुका, यानी जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तब ना फ्लो रुकेगा। और जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में, कंडक्टर के अंदर में बराबर हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। यानी इस कंडक्टर के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वैल्यू क्या हो चुकी है, इक्वल एंड अपोजिट, यानी ई एक्सटर्नल प्लस ई इंटरनल, ये दोनों मिल करके क्या हो गए, जीरो। और जब तक ये जीरो नहीं होता तब तक तो फ्लो होता रहता ना, तब तक ये इलेक्ट्रॉन इधर आता था, क्योंकि ये मजबूत था, तो बार बार इलेक्ट्रॉन इधर भेजता रहता। और जब मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों क्या हो गए हैं, बराबर, और दोनों जब बराबर हो गए हैं तो नेट फील्ड क्या हो चुका है, जीरो। और जब जीरो हो चुके हैं तो किसी भी कंडक्टर के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। तो इस पॉइंट को स्ट्रांगली याद रखिएगा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। यानी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर ऑलवेज रिमेन्स जीरो। तो आप इस पॉइंट को लिख लीजिए, इस डायग्राम को बना लीजिए, और जितनी बातें हमने आपको समझाई, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम भूल जाएंगे तो उन बातों को भी आप अपने लैंग्वेज में इसके नीचे लिख सकते हो, ताकि आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे याद रहे और आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ। आप इसे नोट करो। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। देखिए, हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी समझ ली कि किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जीरो। अब उसकी बेसिस पे हम बहुत सारा प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, उसको हमने बोर्ड पे लिखा हुआ, बस आपको समझा देते हैं। अभी अभी आपने देखा कि जब हमने किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला तो सारा का सारा चार्ज कहां चला आया, उसके सरफेस पे। सारा का सारा चार्ज कहां चला आया, सरफेस पे। तो दूसरी प्रॉपर्टी आप ये लिखना कि चार्जेस ऑलवेज रिसाइड्स, रहता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर,
यानी जो चार्ज होता है वो हमेशा कंडक्टर पे कहाँ होता है, आउटर सरफेस पे, यानी अंदर में कोई चार्ज नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि फोर्स लगा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड होने डाला, फोर्स लगा, सब चार्ज कहाँ गया, सरफेस पे। तो हमने आपको हॉलो स्फीयर का केस बताया था, उसमें से सेम चीज। अब देखो तीसरी नंबर प्रॉपर्टी कहती है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर्स आर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट मींस द एंटायर बॉडी ऑफ द कंडक्टर इंक्लूडिंग इट्स सरफेस इज एट कांस्टेंट पोटेंशियल। देखो E का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है, सारा चार्ज कहां आ गया, सरफेस पे। तो जब E का वैल्यू 0 हो गया, आप समझिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं। दैट इज अगर E का वैल्यू हमारा 0 है और हम लोग जानते हैं E बराबर होता है dV बटा dr माइनस, तो अगर मान लीजिए E का वैल्यू में 0 है तो E डिपेंड करता है पोटेंशियल के डिफरेंशिएशन पर। तो किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन कब 0 होगा, जब हमारा V क्या रहेगा, कांस्टेंट। और अभी अभी हमने आपको पढ़ाया था कि अगर कहीं पे हर जगह पे पोटेंशियल बराबर हो, कांस्टेंट हो, तो उसे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो आप यहां से याद रखिएगा कि जितना भी कंडक्टर होता है ना, सब का सब इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, मतलब उसके हर जगह पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहता है, बराबर। चौथी प्रॉपर्टी है वो वहीं से लिया गया है। याद करो हमने कहा था कि कोई भी जब इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा उस पर कितने डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पे। याद होगा आप लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस जब हमने पढ़ाया था तब हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे राइट एंगल पे होती है। तो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कंडक्टर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस होगी। यानी अगर मान लो मेरे को कोई सरफेस दे दिया जाए, है ना, कंडक्टर, कहा जाए कि बनाओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगा, तो जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना वो कितने डिग्री पे बनाना, 90 डिग्री पे। उस पर कितने डिग्री पे बनाना, तो हमेशा कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कितने डिग्री पर होनी चाहिए, 90 डिग्री पे। याद रखिए किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा 90 डिग्री पे होती है उसके सरफेस पे। ये वही प्रॉपर्टी है जो पहली नंबर प्रॉपर्टी थी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो गया, तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो गया मतलब उसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो क्रॉस करेगा नहीं। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट विद इन कंडक्टिंग मटेरियल, उसके अंदर में नहीं होता है। और लास्ट वाला प्रॉपर्टी जो है, इसके बाद अभी और कुछ बात बताएंगे, लास्ट में 2 प्रॉपर्टी भी और आएगा। व्हेन अ कंडक्टर इज ग्राउंडेड इट्स पोटेंशियल बिकम्स 0। यानी अगर मान लो मेरे पास में कोई कंडक्टर है और हमने इसको अर्थ कर दिया, ग्राउंड कर दिया, ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, 0। यानी अगर कुछ भी पोटेंशियल होगा 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो उसके पूरे सरफेस पे कांस्टेंट रहेगा, वो अब रहेगा नहीं, सारा का सारा चार्ज जो है वो अर्थ के अंदर चला जाता है और पोटेंशियल हमारा क्या हो जाता है, वहां पे 0 हो जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, इन सारी प्रॉपर्टीज को नोट कीजिए। 2 प्रॉपर्टी और है जिसके बारे में इसके बाद हम आपको बताएंगे, पहले इसको नोट कर लो अच्छे से। देखिए अब ये जो प्रॉपर्टी है इससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसलिए हमने इसको लास्ट में लिखा है। ये कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर अ कंडक्टिंग सरफेस इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आप जानते हो क्या है, जहां पे सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज बाई एरिया। यानी हमारे पास में अगर कोई कंडक्टर हो, कंडक्टर चाहे किसी भी शेप का, हमने कहा है आपको, कोई भी कंडक्टर हो, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0, क्योंकि ये है कंडक्टर। अब मान लो ये कंडक्टर का जो भी चार्ज है वो सब का सब कहां चला गया, इसके सरफेस पे चला गया। अब कंडक्टर है, चार्ज है पूरी तरीके से, तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, लेकिन बाहर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा ना। याद आपको होगा, शायद हमने आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में एक कंडक्टिंग शेल लिया था, एक हॉलो स्फीयर लिया था, 3 केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाए थे, बाहर, सरफेस पे और अंदर। तो अंदर में वहां भी 0 आया था, तो वहां भी हमने कहा था कि ये कंडक्टर का बेस बन गया कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। अंदर में 0 है लेकिन बाहर तो होगा। तो देखो जब कभी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता था, फैला होता था, और उसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें यूज करना पड़ेगा गॉस लॉ, ठीक है। और गॉस लॉ के लिए गॉसियन सरफेस, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस कंसीडर करते हैं, पूरे सरफेस की बात नहीं करें, छोटा सरफेस ले लेते हैं, उसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास में एक छोटा सा सरफेस है, हम इतने ही दूर की बात करते हैं, और इसको हमने इनक्लोज करने के लिए एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लिया, इसको बंद करने के लिए। ये हमारा क्या हो गया, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस।
क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ये बताओ इसके अंदर जो भी चार्ज बंद हुआ, पूरे की हम बात नहीं कर रहे, पूरे के लिए सेम ही आंसर आएगा, जो भी इस गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज बंद हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा 90 डिग्री पर। अंदर में भी होगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अंदर में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर ड्रॉ मत कीजिएगा, अंदर की ओर। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां होगा, बाहर की ओर होगा। और हमने इस छोटे से एरिया को मान रखा है एलिमेंट्री एरिया, यानी कि डीएस। छोटा सा एरिया है, ये है हमारा डीएस वेक्टर। तो इसका नॉर्मल भी किधर होगा, जो छोटा सा हमारा एरिया है ना डीएस, इसका जो आपका नॉर्मल होगा वो भी आउटसाइड होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्या बोलता है गॉस थ्योरम, जो फ्लक्स होता है डी फाई, ठीक है, छोटा सरफेस है तो फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा सा। चार्ज बाई एरिया, चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स का वैल्यू तो हमारा यही होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर में कितना चार्ज बंद हुआ इसका हमें तो कोई आइडिया है नहीं, तो हम इस चार्ज को किस फॉर्म में लिखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है, यहां पे हम कर देते हैं एज वी नो, अगर सिग्मा यहां का सरफेस चार्ज डेंसिटी हो सिग्मा, तो डीएस एरिया में कितना चार्ज आएगा, तो एज वी नो सिग्मा बराबर चार्ज, मान लेते हैं कुछ चार्ज इनक्लोज्ड हुआ कितने एरिया में, डीएस एरिया में, तो चार्ज इनक्लोज्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डीएस। यानी यहां से अगर देखा जाए तो डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डीएस अब बटा में एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। हम हमेशा बात कर रहे हैं एलिमेंट्री एरिया का, तो डीएस ले लीजिए। अब ये बताइए अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है, तो फ्लक्स का डेफिनेशन कहता है छोटा सा फ्लक्स अगर आपको डी फाई निकालना हो तो आप कीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर का कैसा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, यही कहता था। तो यहां से अगर देखा जाए तो डी फाई बराबर ई डीएस, जिधर डीएस नॉर्मल वेक्टर उधर ही ई वेक्टर इंटू कॉस कितना हो गया 0 डिग्री, तो वैल्यू कितना हो गया ई इंटू डीएस। तो डी फाई का एक वैल्यू यहां से आया इक्वेशन नंबर 2 से, एक आया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डीएस बटा में एप्सिलॉन नॉट बराबर में हो गया ई इंटू डीएस। डीएस से डीएस हमारा क्या हो गया, कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें मिल गई सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा किसी भी कंडक्टर के नजदीक, सरफेस के नजदीक या उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। चाहे वो किसी भी शेप का हो, सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, किसी भी शेप का हो, वहां पे आप हमेशा क्या यूज कीजिएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट उसके सरफेस के लिए। तो ये हो गया प्रॉपर्टी और ये हो गया इसका छोटा सा प्रूफ। इन सारी बातों को याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर या नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए, तो इस टेस्ट का क्वेश्चन अब आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। जितनी प्रॉपर्टीज हमने आपको बताई उन सबको दिमाग में रखते हुए ये टेस्ट का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास में एक मेटालिक स्फीयर है, लिखा हुआ है अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर, जिसको हमने किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर दिया, रख दिया, डाल दिया। तो इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है जो करेक्टली शो किया हुआ है कि वो होना चाहिए, या इसमें बाकी बहुत सारा इनकरेक्ट होगा, इसमें कौन कौन करेक्ट आपको फाइंड करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कौन कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल है। ए ऑप्शन कहता है 3 और 5 पॉसिबल है, यानी बाकी पॉसिबल नहीं है। 4 और 5 पॉसिबल है, सिर्फ 4 पॉसिबल है, सिर्फ 5 पॉसिबल, या 1 और 2 पॉसिबल। आपके पास 5 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, हो सकता है मोर देन 1 ऑप्शन भी करेक्ट हो। चलिए आपके लिए एक और हम इसमें सस्पेंस रख देते हैं, हो सकता है 2 ऑप्शन भी सही हो,
ठीक है, तो आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन करेक्ट है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, बहुत ही आसान सवाल है, सॉल्व करके आप हमें सेंड करना। अब यहाँ पे हमें बताना रह गया, एक बचा रह गया कैविटी से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो, यानी कि शील्डिंग का एक टर्म है आपका एनसीईआरटी बुक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो अगले लेक्चर में हम लोग उसी प्रॉपर्टी से, कैविटी से स्टार्ट करके इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।